जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट आपने आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में किसी ने भी एफडी करवा रखी थी तो आपको पता होगा नए नए रूल, नए नए रेगुलेशंस आते रहते हैं। एफडी पर दोस्तों टैक्स तो लगे या ना लगे, लेकिन आप लोगों का टीडीएस लग जाता है। और फॉर्म 15G और 15H के बारे में आपने सुना होगा। अब 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म नंबर 121 आ चुका है। तो दोस्तों 23 इस तरह के FAQs, उससे भी ज्यादा आपके डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं सारी की सारी क्वेरीज आपकी इस वीडियो के माध्यम से रिजोल्व हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके एनी टाइम पूछ सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, इनकम टैक्स के जो रूल है वो 2026 है, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं। कहने का मतलब काफी तरह के सेक्शंस, काफी तरह के एक्ट, काफी तरह के रूल्स सारे के सारे बदल चुके हैं। टीडीएस की बात करें, टीडीएस की दोस्तों जो फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या होता है? जहां से आपको पैसा आ रहा हो। तो दोस्तों एक तरीका है रोकने के लिए टैक्स की चोरी को, और ये जिम्मेदारी लगा दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेयर की। अब दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक एक व्यक्ति का एफडी का चेक नहीं कर सकता है कि कौन कितना ब्याज प्राप्त कर रहा है, तो इसीलिए उन्होंने बैंक वालों की जिम्मेदारी लगा दी। एक लिमिट से ज्यादा आप किसी व्यक्ति को ब्याज देंगे तो उसका टैक्स आप पहले से ही काट लेंगे। तो दोस्तों एफडी आपकी ये जो टीडीएस होता है सैलरी पर, पेंशन पर, डिविडेंड पर, रेंट पर, बहुत तरह की इनकम पर कटता है, लेकिन हमारी इस वीडियो का जो मेन पार्ट होगा वो एफडी के ब्याज पर होगा। अगर आपने बैंक में एफडी करा रखी है तो यहां पे आपको इंटरेस्ट की इनकम आती होगी, इसके अलावा कुछ नहीं आता होगा। दोस्तों 10 लाख रुपए की मान लीजिए एफडी कराई, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का आपको ब्याज मिल गया, तो साल के लास्ट में आपकी 11 लाख रुपए इनकम हो गई। ये 10 लाख तो आपका खुद का था। इस 1 लाख रुपए की ही इनकम का सारा चक्कर होता है कि आप इसे आईटीआर में दिखाने वाले हैं या नहीं दिखाने वाले हैं। और दोस्तों ये जो ब्याज आपको मिलेगा ये आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 12 लाख रुपए तक 1 भी रुपए का टैक्स आपको नहीं देना है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 या टैक्स ईयर 26-27 दोनों साल के लिए रूल सेम रहने वाले हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल या उससे कम है, वो 50,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज प्राप्त करता है तो दोस्तों एक बैंक एक साल में एक पैन कार्ड में उसका टीडीएस काट लेगी। अगर आपके 2 अलग अलग बैंक हैं, उसमें 48 हजार का ब्याज आ रहा है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अलग अलग साल में आ रहा है, नहीं काटा जाएगा। घर में 2 जने हैं, हस्बैंड वाइफ, तो दोनों की अलग अलग लिमिट आपको मिल जाएगी। और वहीं पर अगर एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति जिन्होंने पूरी लाइफ देश के लिए काम किया है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, हालांकि सरकार उनके एफर्ट्स को कंट्रीब्यूट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उनको सुविधाएं नहीं देती है, उनको रेलवे का कोटा भी बंद कर दिया है। दोस्तों बहुत तरह की नाइंसाफी इनके साथ होती है। उनको 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक की लिमिट दी है। इससे क्रॉस अगर आपका एक बैंक से 1 साल में कर जाता है तो वो बैंक वाले आपका 10% का टीडीएस काट लेंगे। दोस्तों इसमें नुकसान क्या है? मान लीजिए 10 लाख की एफडी थी, 1 लाख का ब्याज मिला तो 11 लाख रुपए, अगला ब्याज जो मिलेगा वो 11 लाख पर मिलेगा। लेकिन यहां पर इसका 10% अगर आपका टीडीएस काट लिया जाएगा तो आपको 1 लाख की जगह 90,000 ही मिलेंगे, और जो अगला ब्याज मिलेगा ये 10,90,000 पर मिलेगा। तो कंपाउंडिंग का नुकसान आपको हो जाएगा और सारी की सारी अमाउंट पर मिलेगा। मान लीजिए आपको 51,000 रुपए का एफडी पर ब्याज आया, तो क्या 51 के 51 पे पूरे पे कटेगा या सिर्फ 1,000 पे कटेगा? ये दोस्तों पूरी अमाउंट पर कटने वाला है। और जैसे आपका टीडीएस कट जाएगा ये आप ही के इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपके पैन कार्ड में, AIS TIS में और फॉर्म 26 से इसमें शो हो जाएगा। साल खत्म होने के बाद आप देखिए दोस्तों कि आपकी इनकम का कितना टैक्स बनता है। टैक्स नहीं बनता है तो उसे आप रिफंड ले लें, और अगर आपका टैक्स बनता है तो उस टैक्स में आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन सर हमें तो ऐसा तरीका बताएं कि हमारा टीडीएस कटे ही ना। तो दोस्तों आपने सुना होगा फॉर्म 15G होता था 60 साल से कम वालों के लिए, फॉर्म 15H होता था 60 साल से ज्यादा वालों के लिए, लेकिन इन दोनों को ही हटा दिया। ये आपको कब देना पड़ता था? जब आप एफडी करा रहे हैं, एट द टाइम ऑफ एफडी मेकिंग। अगर मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी कराई है तो हर साल आपको ये फॉर्म दोस्तों देना पड़ता था, फॉर्म 15G और 15H। अब दोस्तों फॉर्म नंबर 121 आ गया है। ये रूल 211 के अंदर 393(6) के अंदर अगर आप एफडी का जो टीडीएस है उससे बचना चाहते हैं तो दोस्तों फॉर्म 15G और फॉर्म 15H हट गए हैं। 1 अप्रैल से अब आपको फॉर्म 121 के माध्यम से अपना टीडीएस बचवाना पड़ेगा। अब दोस्तों पहला सवाल, हमारा पहला फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सर ये 121 नंबर फॉर्म हमें कहां मिलेगा? जिस बैंक में आपने एफडी कराई है, SBI में, PNB में, HDFC में, वहां आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर फॉर्म नंबर 121 दीजिए, मुझे भर के आपको देना है। कई बैंक्स ने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपनी इंटरनेट बैंकिंग से सुविधा चालू कर दी है। अगर आपको बैंक में भी नहीं मिल रहा है, उनकी ऑनलाइन फैसिलिटी में भी नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना है। ये मैंने आपको वेबसाइट दे दी है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में मिल जाएगा। यहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 4-5 पेज का ये फॉर्म है, आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट लेकर के जा सकते हैं। और इसे कैसे भरना है इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दी है। अब दोस्तों FD की डिटेल उस फॉर्म में कहीं पर भी नहीं आती। आपका नेम, आपका फाइनेंशियल ईयर वगैरह पूछा जाता है, तो FD का जो नंबर है, क्योंकि जो TDS कटेगा वो FD पर ही तो कटेगा, यहाँ पे कोई ऐसा डिटेल कॉलम आपको नहीं दिया है। तो आप क्या करेंगे, FD जो आपका फॉर्म नंबर 121 होगा, इसके बैक साइड में आप अपनी FD का नंबर लिख देंगे या कहीं पर भी लिख देंगे। बाकी तो आपके दोस्तों पैन कार्ड को आपने वहां पे लिख दिया है, तो पैन कार्ड के आधार पर ही आपका ये सारा का सारा फॉर्म भरा जाने वाला है। दोस्तों कब हमें ये फॉर्म 121 देना होता है, क्या इसकी कोई टाइमलाइन है? ऐसा कोई भी आप लोगों के ऊपर बंदिश नहीं है दोस्तों। जब आप FD करा रहे हैं, मान लीजिए आप मई के अंदर FD करा रहे हैं तो आप ये मई में दे दीजिए, दिसंबर में आप FD करा रहे हैं तो दिसंबर में दे दीजिए। तो आपको दोस्तों जब आप FD करा रहे हैं एक तो तब देना है। मल्टी ईयर FD है, मैंने आपको बताया था 5 साल की FD है, तो हर साल आपको देना पड़ेगा, और वो भी शुरू में अप्रैल के मंथ में दे देंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए TDS कट गया, क्योंकि जो TDS काटा जाता है वो हर महीने काटा जाता है, और TDS जमा भी हर महीने हो जाता है सरकार के पास, लेकिन TDS की रिटर्न 3 महीने बाद भरी जाती है। अब दोस्तों आप मान लीजिए अप्रैल के महीने में आप ये फॉर्म देना भूल गए थे, अब आपका अप्रैल में तो TDS कट गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इसे मई में दे दीजिए, तो मई से आपका TDS नहीं काटा जाएगा। जितना TDS ऑलरेडी कट चुका है वो तो आपके ऑनलाइन शो हो जाएगा। अब दोस्तों आपके पास में क्या प्रूफ है कि आपने ये जो फॉर्म 121 बैंक में जमा करवाया था? तो दोस्तों प्रूफ आपको सबमिट करने के लिए UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होगा वो आपको दिया जाएगा बैंक के द्वारा। तो हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो, उस टाइम ना दे पाएं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें, 1-2 दिन बाद जाकर के पूछें कि सर मैंने जो आपको फॉर्म 121 दिया था उसका एक्नॉलेजमेंट मुझे दे दीजिए कि आपको ये प्राप्त हो गया है। अब दोस्तों एस्टिमेटेड इनकम की बात की जाती है, बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज थे। कॉलम नंबर 13 जो आपका आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है वो अपनी 12 लाख रुपए तक की इनकम दिखा सकते हैं, क्योंकि वो एलिजिबल है। इस नॉर्मल इनकम को अगर 12 लाख तक है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। 60 साल से कम वाले व्यक्ति जो होंगे दोस्तों, 60 साल से कम वाले व्यक्ति जो हैं वो अपनी सिर्फ 4 लाख रुपए ही इनकम दिखा सकते हैं। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग अभी भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि सर 4 लाख से ऊपर इनकम है तो हम ये फॉर्म भरेंगे। एज पर रूल आपको ये नहीं भरना है, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ सीनियर सिटीजन को। अभी देखिए दोस्तों, फॉल्स, अगर आपकी इनकम थी 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए और आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप ये फॉर्म भर देते हैं, तो क्या होगा? क्या कोई पेनल्टी लगेगी? दोस्तों आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है, क्योंकि आप आज की तारीख में हमने ऐसा कोई प्रैक्टिकल केस नहीं देखा है जहां पर आपको फांसी की सजा सुना दी जाए, लेकिन फिर भी आपको रूल का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से ही चलना है। क्योंकि जब दोस्तों सरकार कहती है 4 लाख से ज्यादा इनकम पर आपको ITR भरनी ही जरूरी है, तो ITR भर के आप उसे क्लेम कीजिए, रिफंड लीजिए। आप टैक्स को कटने से क्यों बचा रहे हैं? कितने फॉर्म देने पड़ेंगे दोस्तों? अब एक बैंक है आपका, मान लीजिए SBI, इसके अंदर आपने 4 FDयां करा रखी हैं। इन चारों FDयों को मिलाकर के दोस्तों सिर्फ आपको एक फॉर्म ही देना है। सर मेरी तो FDयां 4 बैंक्स के अंदर है, मेरी तो PNB में भी है, HDFC में भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है और AU बैंक में भी है। तो 4 बैंक है तो 4 फॉर्म आपको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये जो फॉर्म 121 है ये बैंक वाइज देना होता है आपको, और जब भी आप ये देंगे तो उसके पिछले साइड में मान लीजिए आपकी 3 FD है, 4 FD है, उन सभी की डिटेल को भी मेंशन कर देंगे। सर मैंने तो ये फॉर्म 121 दे दिया था लेकिन फिर भी मेरा TDS बैंक ने काट लिया, अब क्या कर सकते हैं? क्या इस कटे हुए TDS को रिवर्स करवाया जा सकता है? दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होता है यूजुअली, क्योंकि ये सेंटर लेवल का एक बैंक है, उसकी मान लीजिए 1000 ब्रांचेज हैं, तो उन सभी का मिलाकर के एक जगह पर ही ये सारा TDS का काम किया जाता है। तो वो एक बड़ा डिपार्टमेंट है, तो उनसे कॉन्टेक्ट करना संभव नहीं होता है, तो रिवर्स तो नहीं होगा। लेकिन आप आगे से क्या करेंगे, आप ये फॉर्म फिर से जमा कर देंगे, एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे, और जो TDS आपका कट चुका है उसे आप ITR भर करके वापस रिफंड ले लेंगे, तभी आपका काम चलेगा। सर एक सीनियर सिटीजन है, वो 12 लाख रुपए की इनकम कमा रहा है, तो क्या वो फॉर्म 15H था जो पहले अब 121 हो गया है, भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है, लेकिन उसको ध्यान रहे उसकी जो इनकम 12 लाख तक नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि उसका जो टैक्स बने 60,000 रुपए उसको 87A की रिबेट मिल जाए, जो नया सेक्शन 156 है, तभी उसकी माफी होगी। मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग की इनकम आती है, फिर दोस्तों आपको ये फॉर्म नहीं भरना है अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है। एक व्यक्ति शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 8 लाख कमाता है और ब्याज से 4 लाख कमाता है, इनकम तो उसकी 12 ही लाख हुई, लेकिन दोस्तों इसको फॉर्म
फॉर्म 121 नहीं भरना है, क्योंकि जो 12 लाख रुपए इनकम है, सैलरी की, पेंशन की, रेंट की 30% घटाने के बाद इंटरेस्ट की और बिजनेस की इनकम है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। सर इस फॉर्म को ऑनलाइन भरें या ऑफलाइन भरें? दोस्तों दोनों के दोनों ऑप्शन है, क्योंकि जब भी कोई नई चेंजेस आता है, नई लिमिट आती है, नया रूल आता है, तो थोड़ा समय लग जाता है। बैंक टू बैंक पर डिपेंड करेगी। ऑनलाइन आपको मैंने बताया मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से, SMS वगैरह से इसे अभी तक सुविधा नहीं आई है बहुत सारे बैंक में, लेकिन नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑफलाइन फैसिलिटी, आप बैंक में जाएं, उनको बोलें कि सर मुझे फॉर्म दीजिए, मुझे भरना है। नहीं देते हैं तो आपको हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर के आप उसको भर करके जमा करवा दें। क्या ये फॉर्म 121 भरना जरूरी है, मैंडेटरी है? नहीं दोस्तों, आपको किसी ने नहीं बोला कि ये फॉर्म भरना है, आपकी मर्जी है। अगर आपको नॉर्मल व्यक्ति को 50,000 से ज्यादा, सीनियर सिटीजन को 1 लाख से ज्यादा का ब्याज आता है और वो चाहता है कि मेरा TDS ना काटा जाए, तभी ये फॉर्म भरना है। अदरवाइज ये फॉर्म भरने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं है, और फिर आपका TDS कट जाता है तो रिफंड आप दोस्तों इसका ले सकते हैं। क्या कुछ अटैचमेंट भी देने होते हैं फॉर्म 121 के साथ में? यूजुअली दोस्तों कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप बैंक के FD की कॉपी लगा दें, जिसमें कि आपके FD का खाता नंबर आ जाएगा। आप अपना पैन कार्ड लगा दें, आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, जिससे कि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा, उनको समझने में आसानी हो जाने वाली है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक 26 डिजिट का एक नंबर आपको जारी करके दिया जाएगा जैसे ये फॉर्म जमा कर देंगे। ये देखिए पार्ट बी का जो 10 नंबर कॉलम है यहाँ पे आपको दिया जाएगा, और इससे सारी की सारी FD आपकी लिंक हो जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका डेटा इसी के माध्यम से शेयर होने वाला है। सर हमने तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर के FD करवा रखी है, तो इस केस में अब किसे 121 नंबर फॉर्म देना होता है? दोस्तों जो ज्वाइंट FD होगी उस FD को एक सिंगल FD ही माना जाता है, क्योंकि उसका अकाउंट नंबर तो एक ही होगा। अब बात आती है इसका प्राइमरी होल्डर कौन है, इसका मेन एप्लीकेंट कौन है, उसी के पैन कार्ड में ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है। अब आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे दोस्तों, तो वहां पर जो प्राइमरी होल्डर होगा उसके पैन कार्ड के माध्यम से फॉर्म 121 आपको देना होता है। तो आप एक बार बैंक से मेक श्योर जरूर कर लें कि सर इस ज्वाइंट FD के अंदर हमारा प्राइमरी होल्डर कौन है। सर FD तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, इकट्ठा पैसा जमा करा दो, लेकिन मुझे तो हर महीने EMI के तौर पर, इंस्टॉलमेंट के तौर पर पैसा जमा कराना होता है। तो मैं RD यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, मान लीजिए मैं 10,000 रुपए महीने की सर मैं जमा कराता हूं, और यहाँ पे 12 महीने के लिए जो मेरा पैसा जमा हो जाएगा। क्या RD में तो हर महीने पैसा जमा कराना होता है, तो क्या मुझे हर महीने ये फॉर्म 15G 15H की जगह जो आया है 121 फॉर्म जमा करना है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। आपको हर महीने नहीं करना होता, आपको साल में एक बार करना होता है। चाहे आपकी RD 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की है, हर साल जरूर जमा कराना पड़ेगा, लेकिन हर महीने आपको ये फॉर्म जमा नहीं कराना होगा। सर मेरी FD थी 1 साल की, अभी मई के अंदर वो ऑटो रिन्यूअल होकर के नई FD बन जाएगी। दोस्तों कई बार तो क्या होता है, उस FD का जो अकाउंट नंबर होता है वो सेम रख देते हैं। कई बार उस FD का अकाउंट नंबर कोई चेंज कर देते हैं। अगर अकाउंट नंबर चेंज हो गया फिर तो आपको ये फॉर्म देना ही देना है। अदरवाइज फिर से आप कोशिश करें रिन्यूअल के केस में भी अपने ये फॉर्म 121 को दे दें, ताकि आपका TDS कटने से बच जाए। नॉन रेजिडेंट इंडियन दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 182 दिन से इंडिया से बाहर रहता है वो NRI कहलाता है। तो ये फॉर्म 121 NRI अनफॉर्चुनेटली नहीं भर सकते हैं, सिर्फ रेजिडेंट इंडियन ही भर सकते हैं। माइनर, सर मेरा एक बच्चा है, मेरी एक बच्ची है जो 18 साल से कम है, उसके नाम से मैंने FD करा रखी है। दोस्तों इसमें क्या होता है, जब भी आप ये FD करवाएंगे तो माइनर के नाम से डायरेक्ट FD नहीं होती है, उसके गार्जियन होते हैं, उसके पेरेंट होते हैं, वहां पे वो जरूर जाते हैं। ये FD की जो अमाउंट है, इनकम टैक्स में अलग रूल है, ये उस माइनर के हाथ में अगर टैक्सेबल है फिर तो वो माइनर दे सकता है। अदरवाइज उसके जो गार्जियन के हाथ में दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम आ जाती है, फिर ये फॉर्म 121 आप लोगों को नहीं भरना चाहिए। इसके बाद में टैक्स रिजीम, सर मैं तो ओल्ड रिजीम में जाता हूं जहां तो 5 लाख ही माफ है, सर मैं तो न्यू में जाता हूं जहां 12 माफ है। तो दोनों के दोनों केस में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। टैक्स रिजीम कुछ भी मैटर नहीं करती है। पिछले 2 साल के ITR का सर 14 नंबर कॉलम है इसका, यहाँ पे मांगता है कि इस साल में आपके ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर दो। सर मैं तो अपने ITR भर ही नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप यहाँ पे नील लिख देंगे, NA लिख देंगे या डैश डैश लगा देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आप लोगों को ये मैंडेटरी नहीं है। सर ये फॉर्म 121 मैंने दे दिया, क्या इससे मेरा टैक्स नहीं लगेगा? दोस्तों इससे सिर्फ और सिर्फ आपका TDS नहीं काटा जाएगा, लेकिन जो आपने ब्याज कमाया है उसको तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है, वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। मैंने आपको बताया था ये ब्याज की इनकम और बाकी इनकम मिलाकर के 12 लाख तक है, तो 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। अगर मान लीजिए आपकी 24 लाख से ऊपर इनकम जा रही है तो इस FD के ब्याज पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये जो फॉर्म 121 है ये आपका सिर्फ TDS कटने से बचाता है, और इनकम टैक्स के अंदर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है तो आपको देना पड़ेगा। सर मेरे पास तो एक पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, AOP, BOI कंपनी है, क्या हम ये फॉर्म
121 दे सकते हैं? नहीं दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली आप लोग इस फॉर्म को जमा नहीं करा सकते हैं। सर ये फॉर्म 121 देने के लिए क्या मुझे पैन कार्ड देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा दोस्तों। पैन कार्ड के आधार पर ही आपका ये सारा का सारा टीडीएस डिडक्ट होगा, आप ही के पैन कार्ड में ये शो हो जाएगा। पैन अकेला देना मैंडेटरी जरूरी नहीं है, पैन के साथ में आपको आधार और आधार पैन से लिंक होना भी जरूरी है, नहीं तो आपका 20% का टीडीएस काट लिया जाएगा और ये कटा हुआ टीडीएस दोस्तों आप अपना रिफंड भी नहीं ले सकते हैं। सर मैंने अप्रैल के अंदर ये फॉर्म भर दिया तो क्या मेरी टेंशन फ्री लाइफ टाइम के लिए? नहीं दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027, मान लीजिए टैक्स ईयर 26-27 है, यहां तक ही आपका वैलिड रहेगा। 31 मार्च के बाद जैसे ही अगला साल आ जाएगा फिर से आपको ये फॉर्म 121 भरना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपकी रह गई है, ये फॉर्म कैसे भरना है, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। आपको दोस्तों ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।